अगर आप लोग एक आइलैंड पे फंस जाओ और वहां पर आपको जबरदस्ती 6 गेम खेलनी पड़े, जिन गेम से अगर आप हारे तो आपको मार दिया जाएगा। और नेटफ्लिक्स हमारे लिए ऐसी ही सीरीज लेकर आता है जिसका नाम है स्क्विड गेम्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ उन सारी पॉसिबिलिटीज और तरीकों के बारे में जिससे इन सारी गेम्स को जीता जा सकता था, और ये सारे तरीके आपको सीरीज में देखने को नहीं मिलेंगे। और तो और इन गेम्स के अंदर कुछ लूप होल्स भी थे जिसकी वजह से इन गेम्स में चीटिंग भी करी जा सकती थी। तो सीरीज की शुरुआत होती है जीहोन के साथ, और हमें ये पता चलता है कि जीहोन जो है वो बहुत ज्यादा कर्जे में है, और उसी कर्जे को कम करने के लिए वो गैम्बलिंग गेम्स खेल रहा था, और उस गेम से वो 4 मिलियन वॉन जीत भी जाता है। बट उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि थोड़ी देर बाद ही वो उस लड़की से टकराता है और ये लड़की उसके सारे पैसे चुरा लेती है। और आगे हमें ये पता चलता है कि इसका डिवोर्स हो चुका है और इसकी एक 10 साल की बेटी भी है जो जल्दी अमेरिका शिफ्ट होने वाली है अपनी नई फैमिली के साथ। और इसी वजह से जीहोन को पैसों की जरूरत है ताकि वो अपनी बेटी को रोक सके। और उसी रात उसे एक आदमी मिलता है जो उसे दागची गेम खेलने को कहता है, और अगर वो दागची गेम में जीत गया तो उसे वो 10 लाख वॉन देने को तैयार था। और फिर जीहोन की ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिस वजह से उसे काफी मार भी खानी पड़ती है। और ये गेम काफी बार खेलने के बाद जीहोन कुछ पैसे जीत भी जाता है। तो यहीं पर आप नोटिस करोगे कि इसने जीहोन को पैसों का लालच दिया क्योंकि ये पहले से ही जानता था कि जीहोन के सर पर कर्जा है और उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यही वजह है कि इसने गेम तब तक खेली जब तक जीहोन कुछ पैसे जीत नहीं जाता है। और ये सब कर उसने जीहोन को इतना ज्यादा यकीन दिला दिया कि जीहोन उस रात को खुद कॉल कर इस गेम में शामिल हो जाता है। और उसके बाद जीहोन वेट कर रहा होता है उसी एड्रेस पर जो इसे बताया गया था। और फिर एक ब्लैक कलर की वैन आती है जिसमें बैठने के बाद ये बेहोश हो जाता है। और फिर जब इसकी आंखें खुलती है तो इसे और भी लोग दिखाई देते हैं जो इसी की तरह आए होते हैं इस गेम में पैसे जीतने के लिए। और फिर एंट्री होती है इन गार्ड्स की जो आकर ये बोलते हैं, मैं आप सबका यहाँ दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मौजूद सभी लोग 6 दिन 6 अलग अलग गेम्स में हिस्सा लेंगे। जो 6 के 6 गेम्स जीतेगा उसे इनाम में ढेर सारा पैसा मिलेगा। और यही हमें पता चलता है कि इन सारे प्लेयर्स ने यहाँ पर आने से पहले दागची गेम खेली थी। तो मतलब इन सारे प्लेयर्स के दिमाग में एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करा गया था और उन्हें ये यकीन दिला दिया गया था कि इस गेम को खेलने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। और यही वजह है कि इस गेम में जितने भी प्लेयर्स लाए गए थे वो या तो पहले से बहुत ज्यादा कर्जे में थे या फिर पैसों के लिए बहुत ज्यादा लालची थे। और फिर आगे हम ये देखते हैं कि इन लोगों से क्लॉज पर साइन करवाए जाते हैं। और अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें जो क्लॉज नंबर 3 था वो इसीलिए बनाया गया था ताकि प्लेयर्स को ये लगे ही ना कि वो इस गेम को लीव नहीं कर सकते, जो कि हम जानते थे कि अगर एक सिंगल प्लेयर इस गेम में से निकलना चाहे तो वो नहीं निकल सकता। फिर इसके बाद इन्हें पहली गेम के लिए लेके जाया जाता है। आज का पहला गेम जो हम खेलेंगे वो है ग्रीन लाइट रेड लाइट। तो इस गेम के रूल्स बहुत सिंपल होते हैं। तो जैसे ही गाना रुकेगा हर एक प्लेयर को अपनी जगह पर रुक जाना था, और अगर कोई प्लेयर हिलता हुआ मिला तो उसे वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट जब ये गेम स्टार्ट होती है तो प्लेयर्स को इस बारे में नहीं पता होता कि एलिमिनेशन का मतलब उन्हें मार दिया जाएगा। और यही वजह है कि सारे प्लेयर पैनिक होकर एग्जिट की तरफ भागने लग जाते हैं, और भागते समय वो दूसरे प्लेयर्स को भी धक्का दे देते हैं, जिस वजह से जो प्लेयर भाग भी नहीं रहे होते वो भी एलिमिनेट होकर मारे जाते हैं। बट ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान होता तो पैनिक होकर भाग जाता, बट इनमें से काफी सारे प्लेयर्स ऐसे भी थे जो पैनिक होकर नहीं भागे, और यही सबसे ज्यादा सही तरीका था। तो इस गेम को जीतने का तरीका ये था कि जो लोग पैनिक होकर नहीं भागे थे उन्हें धीरे धीरे क्राउच कर अपनी जगह पर बैठ जाना चाहिए था। उससे ये होता कि इस सिचुएशन में कोई प्लेयर आपको धक्का भी मार देता तो बहुत कम चांसेस थे कि आप अपनी जगह से गिर जाते। और दूसरा ये भी कि डॉल भी आपके मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि आप ऑलरेडी ही दूसरे प्लेयर्स के पीछे खड़े थे। और जो प्लेयर्स फ्रंट लाइन में खड़े थे और डरकर नहीं भागे उन्हें सिर्फ अपनी जगह पर खड़े रहना था, जो कि उनमें से कुछ प्लेयर्स ने करा भी था। और ये सब होने के बाद सारे प्लेयर्स काफी डर चुके थे और वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि जल्द से जल्द उस रेड लाइन तक कैसे पहुंचा जाए। मगर इस सिचुएशन में हमें ये सोचना चाहिए था कि सिर्फ हमें उस रेड लाइन तक नहीं पहुंचना है बल्कि उस डॉल से भी बचकर निकलना है। और उस डॉल से बचने का तरीका ये था कि अगर आप उस डॉल को ध्यान से सुनते तो वो सेम लाइन ही बार बार रिपीट कर रही थी। इससे ये पता चल रहा था कि डॉल आपको पहले से ही एक वार्निंग दे रही थी कि कब आपको रुकना है, और यही एक तरीका था जिससे उस डॉल से बचा जा सकता था। और फिर जब गाना दोबारा स्टार्ट होता है तो आपको थोड़ा सा क्राउच होकर उसी पोजीशन में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जो लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे वो सही समय पे अपने आप को रोक नहीं पाए, इस वजह से वो लोग मारे गए। और आपको कुछ चीजों पर नजर रखनी चाहिए थी, जैसे जमीन पर जो डेड बॉडीज थी, और आपको दूसरे प्लेयर से भी सेफ डिस्टेंस बनाकर चलना था ताकि गिरते वक्त वो प्लेयर्स आपको पकड़ ना ले। और ये गेम खेलने के बाद सारे प्लेयर्स इतने ज्यादा डर चुके थे कि उन्होंने आगे गेम खेलने से ही मना कर दिया। और क्लॉज नंबर 3 के हिसाब से अगर मेजॉरिटी प्लेयर गेम खेलने को मना करते तो गेम रद्द हो जाएगी और फिर उन प्लेयर्स को वापस भेज दिया जाता है। मगर बाहर जाकर इन्हें ये पता चलता है कि इनकी लाइफ में कुछ नहीं बदला है और इन्हें उस पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वजह से 201 प्लेयर में से 187 प्लेयर्स वापस आते हैं इस गेम को खेलने के लिए। मतलब इन सारे लोगों को इतना ज्यादा यकीन दिला दिया गया था कि ये लोग अपनी मर्जी से आए और इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। और यहीं शुरू होती है हमारी दूसरी गेम। दूसरी गेम का नाम है शुगर हनी कोम्स। अगर आप 10 मिनट के वक्त में खोदकर शिप को बाहर निकाल लेंगे तो ये राउंड जीत जाएंगे। इस गेम में प्लेयर्स को 4 में से एक शेप चूज करनी थी और उसके बाद उस शेप को कट कर निकालना था, वो भी एक नीडल की मदद से। और अगर शेप कट करते वक्त गलती से उस शेप में क्रैक आ जाता है तो उस प्लेयर को डायरेक्ट सर पर गोली मार दी जाएगी।
तो इस गेम को बीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 मिनट थे और हमें ये बात पता थी कि इस गेम में जितने भी प्लेयर्स आए हैं वो सिर्फ पैसों के लिए आए हैं। तो इस सिचुएशन में हमें हर वो चीज करनी चाहिए थी जिससे इस गेम को जीता जा सकता था, जैसे कि इन गार्ड्स को पैसों का लालच दिया जा सकता था। हाँ, मुझे ये पता है कि ये गेम जब चल रही थी तो उन गार्ड्स के सूट पर कैमरे लगे हुए थे, मगर मैं उस गेम के शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड वो सारे गार्ड्स भी आपकी तरह इंसान थे और शायद आपकी ही तरह इस गेम में फंसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करी जा सकती थी किसी गार्ड को कहकर कि जितना भी विनिंग अमाउंट है मैं उसमें से तुम्हें हाफ अमाउंट दे दूंगा, बट उसके बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, जैसे कि गेम के नाम पहले से बता देना, या फिर जिन गेम्स में चीटिंग करी जा सकती है उन गेम्स में मेरी मदद करना, जैसे कि इस हनीकॉम्ब वाली गेम में, क्योंकि वहां पर 2 प्लेयर्स लाइटर का इस्तेमाल कर रहे थे और किसी गार्ड ने नोटिस भी नहीं करा था और ना ही किसी कैमरे ने नोटिस करा था। और आप इतने लकी तो हो नहीं कि आप एक सर्जन हो और कुछ गार्ड्स के काम आ जाओ। तो इस गेम को जीतने की दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उन कंटेनर्स का यूज करा जा सकता था, और इस सिचुएशन को देखकर इतना तो समझ आ रहा था कि सबको डर और टेंशन की वजह से पसीने आ रहे थे और उसी पसीने का ये लोग इस्तेमाल कर सकते थे उन शेप्स को कट करने के लिए, या फिर वो तरीका जो जीहोंग इस्तेमाल कर रहा था, उन शेप्स को लिख करके जब तक वो शेप्स अलग ना हो जाए, और इसी तरीके की वजह से बाकी प्लेयर्स भी बच गए मरने से। तो इस गेम के खत्म होने के बाद खाने की कमी की वजह से इन प्लेयर्स में लड़ाई होती है, जिसमें से ये आदमी इस प्लेयर को मार देता है, और ये सब देखकर सारे प्लेयर्स समझ चुके थे कि हम दूसरे प्लेयर्स को मार सकते हैं, वो भी कंपटीशन कम करने के लिए। और ये बात सबको पता चल चुकी थी कि आज रात लाइट्स ऑफ होने के बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए सब लोग टीम बनाने लगते हैं ताकि वो इस रात को सरवाइव कर सके। और जैसे ही लाइट्स ऑफ होती है तो सारे प्लेयर्स एक दूसरे को मारने लगते हैं और उनमें से कुछ प्लेयर्स छुपने की कोशिश भी करते हैं। मगर आप इधर देखोगे तो जीहोंग और उसके दोस्त जो थे वो एक ऐसी जगह पर खड़े हुए थे जहां पर चारों तरफ से अटैक हो सकता था। तो इस सिचुएशन में या तो इन लोगों को बिल्कुल कॉर्नर में खड़ा होना चाहिए था, या फिर ये लोग बेड का यूज कर सकते थे उनके नीचे छुपने के लिए, और इस तरीके से ना तो किसी प्लेयर को चोट आती और ना ही कोई प्लेयर मरता। और फिर हम देखते हैं कि पता नहीं ओल्ड मैन कैसे इतनी ऊपर चढ़ चुका था और वहां पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि इन सब चीजों को बंद करो। और तभी आप नोटिस करना कि इस फ्रंट मैन ने उस ओल्ड मैन की बात सुन भी ली थी, क्योंकि एंड में हमें पता चल ही जाता है कि इस गेम का होस्ट ये ओल्ड मैन ही है, और इस ओल्ड मैन से रिलेटेड एक थ्योरी भी है जिसके बारे में मैंने एंड में बात करी है। तो इसके बाद शुरुआत होती है हमारी अगली गेम की, जिसका नाम है टग ऑफ वॉर। इस गेम के रूल बहुत सिंपल थे, आपको सामने वाली टीम को गिराना था उस प्लेटफॉर्म से, वो भी रोप की मदद से। मगर आप नोटिस करोगे तो इस गेम में कोई रूल नहीं थे और ना ही इस गेम में कोई टाइम लिमिट थी। तो इस गेम को जीतने का तरीका ये था कि जो लास्ट प्लेयर था वो एंकर ग्रिप टेक्निक का यूज कर सकता था। इस टेक्निक के अंदर प्लेयर जो होता है वो अपनी बैक स्ट्रेंथ को यूज करता है ताकि वो इस गेम को जीत सके। इस गेम को चीट करने का तरीका ये था कि इनकी टीम धीरे धीरे कर लेफ्ट साइड की तरफ हो जाती और फिर जो लास्ट प्लेयर था वो रोप को मेटल बार पर बांध देता, उससे इन लोगों को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाती, या फिर जो लास्ट प्लेयर था उस मेटल बार को पकड़ सकता था और उस रोप को कमर पे बांध लेता। और इस तरीके से इस गेम में चीटिंग भी कर सकते थे और पकड़े भी नहीं जाते। तो इसके बाद शुरुआत होती है हमारी चौथी गेम की। दिए गए 10 कंचों के साथ अपने पार्टनर के साथ कोई भी गेम खेलिए। जो अपने पार्टनर के सारे कंचों को हासिल कर लेगा वो जीत जाएगा। ये गेम बाकी सारी गेम से बहुत ज्यादा अलग थी, क्योंकि आपको सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सामने वाले प्लेयर से सारे मार्बल्स लेने थे, वो भी बिना किसी वायलेंस के। तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इस गेम को जीतने की कि आपको सामने वाले प्लेयर के दिमाग से खेलना चाहिए था, वो भी उसे ये कहकर कि ये गेम फेयर होनी चाहिए, तो हम एक दूसरे के ना मार्बल खेल लेते हैं, और जब आपका अपोनेंट आपको सारे मार्बल्स दे दे तो तभी आपको गार्ड्स को अनाउंस कर देना चाहिए था कि ये गेम मैं जीत गया, क्योंकि इस गेम के रूल के हिसाब से आपने बिना वायलेंस करे सामने वाले प्लेयर से सारे मार्बल ले लिए थे, क्योंकि एट द एंड आप दोनों प्लेयर्स में से एक ही प्लेयर जीतने वाला था। तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए थी इस गेम को जीतने के लिए। एक तरीके से और इस गेम को जीता जा सकता था एक मैथमेटिकल गेम खेलकर। इसमें सामने वाले प्लेयर के हारने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस मैथमेटिकल गेम को नेम कहते हैं। ये एक ऐसी गेम है जिससे सामने वाले प्लेयर को इजीली ट्रिक करा जा सकता था और आपकी विन कंफर्म थी। अगर आपको इस गेम के बारे में अच्छे से जानना है तो गूगल करके जरूर देखना। और मेरे हिसाब से जो इसमें मैथ्स टीचर था जिसने जीहोंग को स्टार्टिंग में टीम अप करने को बोला था, उसने शायद ऐसी ही किसी ट्रिक का यूज करा होगा इस गेम को जीतने के लिए। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और जीहोंग की तरह आपको एक ओल्ड मैन मिला जिसे भूलने की बीमारी थी, या फिर आपको एक अली जैसा दोस्त मिलता जो ये देख ही नहीं पाता कि आप उसे धोखा दे रहे हो। फिर शुरुआत होती है हमारी 5वीं गेम की। 5वीं गेम है ग्लास स्टेपिंग स्टोन्स। हर स्टेपिंग स्टोन 2 में से किसी एक तरह के ग्लास से बना है, टेम्पर्ड ग्लास या नॉर्मल ग्लास। ये एक ऐसी गेम थी जिसमें जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि इस गेम के अंदर आपको ब्रिज क्रॉस करना था, वो भी 16 मिनट के अंदर अंदर। ब्रिज में 2 अलग अलग तरीके के ग्लासेस थे, एक टेम्पर्ड ग्लास था और एक नॉर्मल ग्लास। इस गेम में कोई रूल नहीं बताए गए थे, बस आपको अंदाजा लगाकर सही ग्लास पर पैर रखना था और इस ब्रिज को क्रॉस करना था। और रूल ना होने के कारण इस गेम में भी कुछ लूप होल्स थे। तो इस गेम को 3 तरीकों से जीता जा सकता था। पहला तो ये कि आप उन शूज को एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते थे। जब गार्ड्स आपको शूज उतारने को कहते हैं तभी आपको एक शू छुपा लेना चाहिए था अपनी जैकेट में। इससे सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा चांस मिल जाता, जब आपकी बारी आती तो आप उस शू को एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते थे। वो भी आप उस शू को जैकेट में बांध कर जोर से ग्लास पर मार सकते थे। उससे या तो ग्लास में क्रैक आ जाता या फिर ग्लास टूट भी सकता था। इससे आप इजिली डिफरेंशिएट कर सकते थे।
दूसरा तरीका ये है कि जब वो फ्रंटमैन लाइट्स ऑफ कर देता है और डिफरेंशिएट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, तभी सांगू एक मार्बल निकाल कर देता है और वो ग्लास मेकर उसे यूज करता है डिफरेंशिएट करने में, बट वो ये चांस वेस्ट कर देता है। तो यहाँ पर इस ग्लास मेकर को ये सोचना चाहिए था कि मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है तो मैं उसे कैसे ही डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर सकता था, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए एटलीस्ट 2 तो ऑब्जेक्ट होने ही चाहिए थे इसके पास, ताकि ये 2 अलग अलग ग्लासेस पर ऑब्जेक्ट फेंक कर ये पता लगा सके कि कौन सा टेम्पर्ड है और कौन सा नॉर्मल ग्लास है। तो यहाँ पर ये उस मार्बल को दूसरे तरीके से यूज कर सकता था, तो उस मार्बल को जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से ग्लास पर मारकर देख सकता था। उससे ये पॉसिबिलिटी थी कि या तो उस ग्लास में क्रैक आ जाता या फिर वो ग्लास टूट भी सकता था। जैसे कि उनमें से कोई भी एक प्लेयर उन ग्लास के टुकड़ों को जैकेट के एंड में बांध लेता और फिर उस जैकेट का इस्तेमाल करा जा सकता था बाकी ग्लासेस को या तो ब्रेक करने में या फिर उन ग्लासेस पे क्रैक तो आ ही जाते, बट ये लोग शायद ही आपको ये तरीके इस्तेमाल करने देते, क्योंकि आखिरकार इन पैसे वाले लोगों ने बहुत पैसे दिए थे आपको मरता देखने के लिए। तो आखिरी और छठी गेम का नाम है स्क्विड गेम। ये गेम कोरिया की वन ऑफ द फेमस गेमों में से एक है। इस गेम के अंदर सामने वाले प्लेयर को सर्कल तक पहुंचना होता है और दूसरे प्लेयर को डिफेंड करना होता है ताकि वो सर्कल तक ना पहुंच पाए। मगर आप नोटिस करोगे तो इन दोनों ही प्लेयर्स ने इस गेम को रूल के हिसाब से नहीं खेला था और दोनों के हाथ में ही नाइफ थे, मतलब इस गेम में वायलेंस अलाउड थी। तो इस गेम को इस हिसाब से सेट करा गया था कि दोनों ही प्लेयर्स में से एक प्लेयर जिंदा बचना चाहिए था, इसलिए इन दोनों ही प्लेयर्स को नाइफ पकड़ाए गए थे। तो नाइफ होने की वजह से इस गेम में ज्यादा खतरा था, तो यहाँ पर एक कॉम्बैट टेक्निक का यूज करा जा सकता था। तो जिस हाथ में इनके नाइफ नहीं था उसे एक कोट से कवर कर लेते और उस हाथ को आप एज अ शील्ड इस्तेमाल कर सकते थे, ताकि सामने वाला प्लेयर अगर आपको नाइफ से अटैक करता है तो आप उस अटैक को इजीली डॉज कर पाओ। और दूसरा ये है कि आप दोनों में से कोई लाइन क्रॉस कर देता है तो वो वहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इस गेम को जीतने के लिए जिहुन को इस लास्ट सर्कल तक आना था। तो अगर सांगू पहले से ही स्क्विड के हेड की तरफ खड़ा होता तो वो एजिस के बहुत ज्यादा क्लोज होता और तभी वो जिहुन को वहां से धक्का दे सकता था। और अगर इतने सारे प्लेयर्स में से कोई भी प्लेयर शांत होकर उन दीवारों को नोटिस करता तो उन दीवारों पर पहले से ही 6 की 6 गेमें बनी हुई थी, तो मतलब ये पहले से ही प्लान कर सकते थे उन गेम्स को जीतने के लिए। इसके बाद जिहुन कोशिश भी करता है कि ये गेम रद्द हो जाए, क्योंकि वो सांगू को मारना नहीं चाहता था, बट सांगू अपने आप को खुद मार लेता है। इसके बाद जिहुन को वापस भेज दिया जाता है जहां से उसे लाया गया था, बट ये सारी गेम खेलने के बाद और अपनी माँ को खोने के बाद वो इतना खुश नहीं था। तभी जिहुन को ये पता चलता है कि वो ओल्ड मैन जो था वो जिंदा है, वो मरा नहीं है, और वो उससे मिलने भी जाता है। और वहीं हमें ये पता चलता है कि इन सारी गेम्स के पीछे ये ओल्ड मैन था। तो ये सीरीज देखने के बाद मुझे ये लगता है कि स्क्विड गेम ने अपने रूल कुछ जगह पर खुद तोड़े थे, क्योंकि पहला तो ये कि इस ओल्ड मैन को इन सारी गेम्स के बारे में पहले से ही पता था। तो मतलब इस गेम का जो मेन रूल है वो यहाँ पर खुद ब्रेक हो रहा था, क्योंकि इस फ्रंटमैन ने खुद बोला था, जो है बराबरी, यहाँ पर सब बराबर हैं। यहाँ सारे प्लेयर्स ईमानदारी से एक जैसे माहौल में खेलते हैं। ये लोग बाहर की दुनिया में भेदभाव और ऊंच नीच से दुखी थे और हम उन्हें आखिरी मौका देते हैं ईमानदारी से लड़कर जीतने का, लेकिन तुमने कानून तोड़ा है। तो इन सारी गेम्स के पता होने की वजह से उस ओल्ड मैन को तो एडवांटेज था ही, साथ में जो उसके साथ टीम में थे उन्हें भी एडवांटेज था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी गेम्स इस हिसाब से सेट करी गई होंगी कि ओल्ड मैन उन सारी गेम्स को सरवाइव कर जाए। तो मतलब जो टीम वाली गेम्स थी उसमें इस ओल्ड मैन के साथ साथ इसकी टीम को भी एडवांटेज था। और अगर हम ये मान भी ले कि ओल्ड मैन इन सारी गेम्स को फेयरली खेलना चाहता था, फिर भी इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस थे कि ये फ्रंट मैन इसे मरने नहीं देता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फ्रंट मैन था वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड था इस ओल्ड मैन से, जो कि हमें इधर देखने को भी मिला था। तो जो पहली गेम थी उसमें डॉल को कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम करा गया होगा कि वो 001 प्लेयर को डिटेक्ट ही ना कर पाए। तो जो हनीकॉम वाली गेम थी उसमें कहीं ना कहीं गार्ड्स को पहले से ही बोल दिया गया होगा कि अगर उस ओल्ड मैन से गलती से उस शेप में क्रैक आ जाता है तो उसको मारना नहीं है बल्कि बाहर लेकर चले जाना है, ताकि वो वहां से बचकर निकल सके और किसी को शक भी ना हो। और रही बात टग ऑफ वॉर वाली गेम की, तो एक लौती गेम थी जिसमें वो ओल्ड मैन मर सकता था, बट मुझे ये लगता है कि शायद उस ओल्ड मैन के हाथ यहाँ पर कहीं ना कहीं खुले हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे ही वो लोग गिरने वाले होते तो तभी वो फ्रंट मैन लाइट्स ऑफ कर देता और कैसे भी करके उस ओल्ड मैन को बचा लेता। और अगर वो ओल्ड मैन वहां से गिर भी जाता तो इस बात के चांसेस थे कि वो मरता नहीं, क्योंकि और भी प्लेयर्स वहां से गिरने के बाद मरे नहीं थे, बल्कि उन्हें गार्ड्स मार रहे थे। और जो चौथी गेम थी हमने ये खुद देखा था कि इसने जिहुन को बचाने के लिए भूलने की बीमारी की नौटंकी करी थी और अपने आप को खुद सेक्रीफाइस कर दिया था। तो मुझे ये लगता है कि जिहुन, उसकी माँ और ये ओल्ड मैन कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप नोटिस करोगे तो एक सीन था जहां पर जिहुन अपनी माँ से लड़ रहा होता है पैसों की वजह से। वहीं पर उसकी माँ के जाने के बाद वो एक ATM कार्ड निकालता है जिसमें उसकी माँ का पूरा नाम लिखा होता है, और अगर उस ओल्ड मैन का जो सरनेम है और जिहुन की माँ का जो सरनेम है उसे मैच करोगे तो वो सेम था। तो मे बी इनके बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है जो हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगा। तो एंड में दोस्तों अगर आपको और तरीके और पॉसिबिलिटीज पता है कि इन गेम्स को कैसे जीता जा सकता था तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं और सर्वाइवल मूवीज की पॉसिबिलिटीज बताऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।